हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। पूजा, तौफीक, करिश्मा, सुरभि, हसन भाई, लकी, हर्षिता, रहमान, ज्योति, रामकुमार, सूफियान, तुलसी, ललित, विराज। वेलकम सर, वेलकम। आ जाओ। केशव, संजू, रणवीर, अंकुर, सत्यकाम, सिंधम, रजनी, ओमकार, वैष्णवी, अनिकेत, अभिजीत। स्वागत है भाई, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। सत्यम, प्रेसिडेंट, वेलकम। कोमल, स्वागत है। आ जाओ। अंशु, वेलकम। कैसे हो आप लोग? सर बिल्कुल ठीक है सर, जैसे कल थे वैसे ही आज है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है सर। जैसे कल थे वैसे ही आज है। चलो कोई बात नहीं। मुझे जल्दी से कंफर्म करो कि आप लोग क्या रिवीजन करके आए हो। जल्दी से मुझे एक बात कंफर्म कर दो, क्या आप लोग रिवीजन करके आए हो? रिवीजन 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 रिवीजन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कीन्सियन थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टू सेक्टर मॉडल के ऊपर चर्चा करी थी। टू सेक्टर मॉडल का हम लोगों ने लास्ट क्लास में सर्कुलर फ्लो देख लिया था। बिल्कुल इजी था, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई होगी। इसके बाद हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड ये देख लिया था। एग्रीगेट डिमांड नॉर्मली अगर फोर सेक्टर मॉडल है तो एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आता था? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ रहा था, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ रहा था, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ रहा था, और आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आ रहा था। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड अगर टू सेक्टर की बात करूं तो टू सेक्टर के अंदर आपके पास दो चीजें आ रही थी, सी प्लस आई, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसके बाद हमने एग्रीगेट सप्लाई देखा था और आपको यह समझ में आया था कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो नेशनल इनकम के ही बराबर होती है। नेशनल इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। इसके बाद आपने देखा था कि जो इनकम होती है उसे या तो कंजम्पशन में खर्च करा जाता है या फिर सेविंग्स में खर्च करा जाता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई या तो नेशनल इनकम के बराबर होती है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई आपके पास कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के बराबर होती है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो नेशनल इनकम है वो कंजम्पशन और सेविंग्स के बराबर होता है। हमने इतनी बातें लास्ट क्लास में आप लोग के साथ कर ली थी। इतनी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर अप कर ली थी। अब हम आज की क्लास को आगे टेकअप करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज हम लोग कंजम्पशन फंक्शन की बात करेंगे। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है यह समझेंगे। कंजम्पशन फंक्शन के अंदर ही हम लोग दो टॉपिक और पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक टॉपिक पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सिमिलरली हम लोग सेविंग फंक्शंस पढ़ेंगे। सेविंग फंक्शन के अंदर भी हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एक पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एक पढ़ेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एक पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हमने कल जो पढ़ा था वो टॉपिक बहुत हल्के थे, उन टॉपिक से एमसीक्यूज निकलकर नहीं आएंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इन टॉपिक से आपके पास एमसीक्यूज निकल कर आएंगे। ठीक है। आज हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे इन टॉपिक्स पे आपके पास एमसीक्यूज निकल कर आएंगे। ठीक है।
स्क्रीन के कलर में दिक्कत आ रही है, अभी मैं दिक्कत को दूर करता हूं, 1 सेकेंड दो। स्क्रीन की दिक्कत दूर हो जा, स्क्रीन की दिक्कत दूर हो जा, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं। गिली गिली शू 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 शा, ये देखो हो गया ठीक है ना। मुझसे बच के रहना, मेरे को काला जादू आता है ना। जो मुझे ज्यादा तंग करेगा मैं उसके सामने काला जादू कर दूंगा। एनीवेज, फिलहाल आपको यह समझ में आया क्या? फिलहाल आपको यह समझ में आया? आज हम लोग कंजम्पशन फंक्शन की बात करेंगे और सेविंग फंक्शन की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो कंजम्पशन फंक्शन से हम लोग मामला शुरू करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन क्या है सर? सर कंजम्पशन फंक्शन जो है ये आपके पास एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये रिलेशनशिप है बिटवीन द एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट डिस्पोजेबल इनकम। सर कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास इनकम ज्यादा है तो हमारे पास कंजम्पशन भी ज्यादा होगा, और अगर हमारे पास इनकम कम है तो हमारे पास कंजम्पशन भी कम होगा। तो इनकम का और कंजम्पशन का आपस में कैसा रिश्ता है? सर इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो कंजम्पशन फंक्शन आपको क्या बताने वाला है? कंजम्पशन फंक्शन आपको रिलेशनशिप बताएगा। रिलेशनशिप किसके बीच में? इनकम के बीच में और आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बीच में। इनकम के बीच में और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बीच में आपको फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा। C इज इक्वल्स टू एफ वाई। C इज इक्वल्स टू एफ वाई। C का मतलब कंजम्पशन है, Y का मतलब नेशनल इनकम है और F का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप है। कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ हाउसहोल्ड, willingness of household to purchase the goods and services at a given level of income during a given time period। तो अगर आप कंजम्पशन फंक्शन की डेफिनेशन देखो तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर है जो आपने डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है? हाउसहोल्ड की willingness to purchase the goods and services. It shows the consumption level. ये आपको कंजम्पशन लेवल बताता है at different level of income। अलग अलग इनकम लेवल पे अलग अलग आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, अलग अलग इनकम लेवल पे अलग अलग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम घटेगी वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी घटेगा। इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। कंजम्पशन फंक्शन कैसा कॉन्सेप्ट है? साइकोलॉजिकल। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्टिव फैक्टर लाइक कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर की हैबिट, कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का प्रेफरेंस। ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपके पास इसका पार्ट होती है। डॉली कह रही है सर ICAI बुक में टॉपिक नहीं मिल रही है, पेज नंबर बताइए। दीदी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मॉड्यूल में नहीं है लेकिन आपके लिए जाननी जरूरी है, तो मैं क्लास के अंदर आपको जो भी पढ़ाता हूं वो PW की बुक के हिसाब से पढ़ाता हूं, राइट? आपको लगता है कि कोई टॉपिक अगर मॉड्यूल में नहीं है और मुझे नहीं पढ़ना चाहिए तो आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं वो आपकी बेस बिल्डिंग के लिए जरूरी है ना? तो इस वक्त आप फोकस मॉड्यूल में ना करके सामने स्क्रीन पे करो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि सर आपका जो नजरिया है वो अलग होता है और कंज्यूमर का जो नजरिया होता है वो अलग होता है। मतलब हर एक कंज्यूमर का जो नजरिया होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा हो सकता है कि ये फोन क्या लगे, अच्छा लगे, मुझे ये फोन के फीचर्स अच्छे लगे,
राइट? तो मैं ये फोन बाय करूंगा, लेकिन आपको नहीं लगे इस फोन के फीचर अच्छे, आपको ये फोन महंगा लगा, तो आप नहीं खरीदोगे। तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल है कि कोई चीज मुझे अच्छी लग सकती है, जरूरी नहीं है कि वही चीज तुम्हें अच्छी लगे, राइट? तो आपका टेस्ट, आपका प्रेफरेंस, आपकी हैबिट के बेसिस पे खर्चा होता है। अब जो चीज बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू, कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू सी बार, कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। सी आपके पास क्या है? सी आपके पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। सी आपके पास क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। सी बार आपके पास क्या है? सी बार आपके पास ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। कौन बताएगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है? एनीवन हु कैन हेल्प मी? वाई आपके पास नेशनल इनकम है, एंड बी आपके पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, सॉरी कंज्यूम है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। वेरी गुड, वेरी गुड। कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तुम लोग मतलब पढ़ते हो घर जाके, है ना? मैं एवं ही तुम लोग को निकम्मा समझ रहा था, पर तुम लोगों ने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों ने मुझे गलत साबित कर दिया। चलो एनीवेज, तो C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इसके बारे में तुमको पता है। सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, इसके बारे में तुमको पता है। वाई नेशनल इनकम है, इसके बारे में भी तुमको पता है। बी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसके बारे में तुमको नहीं पता। यह मैं तुमको बताता हूं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है कि आप कितना पैसा खर्च करते हो जब आपकी इनकम बढ़ती है। एडिशनल, या इसको बोल दें, इसको बोल दें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट इज अ रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, that is delta C, change in consumption and change in income, and the change in income। जब आपकी इनकम चेंज होती है, जब आपकी इनकम चेंज होती है, तो आप कितना एडिशनल कंजम्पशन करते हो। जैसे अगर आपकी इनकम 1000 करोड़ की थी, तो आपका कंजम्पशन 800 करोड़ का था। जब आपकी इनकम 1200 करोड़ हो गई, तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 950 करोड़ का हो गया। अगर मुझे एमपीसी निकालना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो ये क्या है? इट इज अ रेशियो। रेशियो किस चीज का? चेंज इन कंजम्पशन का एंड चेंज इन इनकम का। तो एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी कितना है? 950 माइनस 800, 1200 माइनस 1000। आपकी इनकम में चेंज आया है 200 रुपए का, मतलब 200 करोड़ का, और आपके कंजम्पशन में चेंज आया है 150 करोड़ का। तो चेंज इन कंजम्पशन आपके पास 150 का है, चेंज इन इनकम आपके पास 200 की है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब आप एडिशनल
200 करोड़ रुपए कमाते हो, जब आप एडिशनल 200 करोड़ रुपए कमाते हो तो आप उसमें 150 करोड़ खर्च कर देते हो। जब आप 200 करोड़ एडिशनली कमाते हो तो आप उसमें से 150 करोड़ खर्च कर देते हो, यानी कि आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है? 0.75। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, इस 0.75 का इंटरप्रिटेशन आप यह भी निकाल सकते हो कि अगर आप 1 रुपया कमाते हो, अगर आप एडिशनल 1 रुपया कमाते हो, अगर एडिशनल 1 रुपया कमाते हो तो उसमें से 0.75 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हो। आप समझा? एडिशनल 1 रुपया जब कमाते हो तो एडिशनल खर्चा कितना करते हो? 0.75। एडिशनल 1 रुपया कमाते हो तो एडिशनल 0.75 क्या करते हो? खर्च करते हो। अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर तुमने 1 रुपए कमाए हैं और तुमने उसमें से 0.75 खर्च कर दिए हैं, तुमने अगर 1 रुपए कमाए हैं और उसमें से 0.75 तुमने खर्च कर दिए हैं, राइट? तो इसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको क्या बोलते हैं राजा बेटा? राजा बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरीवन, मेरी बात समझ में आ रही है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और आपको बताना है मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होगा। आपको बताना है मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होगा। लेट्स सी कौन इसका सही जवाब देता है। कैलकुलेट करना है आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है। सर इकोनॉमी में हमारा जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो है 50 का। इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम है वो है 500 की। इकोनॉमी में जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो है 0.9 का, या छोड़ो 0.85 का। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.85 का है। शेख बाबू, अब लॉ के लिए मैं कैसे रिप्लाई करूं बेटा तेरे को? मुझे क्या पता लॉ में क्या चल रहा है। ये तो लॉ का जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है वो रिप्लाई करता होगा, हो सकता है वो छुट्टी पे चला गया हो। हां जी, आप मुझे बताएंगे कि सर यहां पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? सर सिंपल है सर, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार आपके पास 50 है, बी आपके पास 0.85 है और y आपके पास 500 है। ये कितना आ रहा है? 500 इंटू 0.85। सर जी ये 425 आ रहा है। 50 प्लस 425, सर जी ये आपके पास 475 आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई मेरी बात? आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। इनकम और कंजम्पशन, कल इसके ऊपर हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली थी। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो खर्चा होता है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो खर्चा होता है वो कौन सा खर्चा होता है? ऑटोनॉमस। दिस इज ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, है ना? अब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, इस पे अभी हम बाद में बात करेंगे। इस पे भी बाद में बात करेंगे, इस पे भी बाद में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे आओ। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में आओ। हमारे पास दो तरीके की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है।
एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताती है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर रुपी ऑफ नेशनल इनकम। क्या बताती है कि आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है पर रुपी ऑफ नेशनल इनकम। पर रुपी ऑफ नेशनल इनकम, हर 1 रुपए की नेशनल इनकम पे तुम कितना कंजम्पशन कर रहे हो, दिस इज व्हाट योर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम refers to the ratio of consumption expenditure to the corresponding level of income. Ratio of consumption expenditure to the corresponding level of national income. APC is equals to consumption divided by income. APC का फॉर्मूला क्या है? APC is equals to consumption divided by income. तो मान लो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो आपका 550 करोड़ का है और आपकी नेशनल इनकम 800 करोड़ रुपए की है, तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना होता है? आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना होता है? 0.6875। आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है? 0.6875। एवरीवन, 0.6875। ठीक है। इफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 70 करोड़ एट अ नेशनल इनकम ऑफ 100 करोड़, देन वी कैन से हमारा जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो है 70 अपॉन 100, दैट इज 0.7। 0.7 का मतलब क्या हुआ कि आप अपनी 70% इनकम कंजम्पशन पे खर्च करते हो। आप अपनी 70% इनकम कंजम्पशन पे खर्च करते हो। एक बात का मुझे जवाब देना, मुझे पता है तुम दे लोगे, इतने समझदार तुम हो। अगर इनकम का 70% हम कंज्यूम कर रहे हैं, इनकम का 70% अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो 30% कहां गया? इनकम का 70% अगर कंजम्पशन हो रहा है तो 30% बेटा कहां गया? वेरी गुड सर, आप ही ने बताया था कि इनकम के 2 हिस्से होते हैं। इनकम कंजम्पशन और सेविंग का सम है। इनकम कंजम्पशन और सेविंग्स का सम है। अगर सर हमने 70% इनकम खर्च करी है तो इसका मतलब हमने 30% इनकम सेव करी होगी। इसका मतलब हमने 30% इनकम सेव करी होगी। वेरी गुड। इस क्वेश्चन में एपीसी निकालते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एपीसी कैलकुलेट करते हैं। एपीसी का फॉर्मूला क्या होगा? एपीसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। एपीसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। जरा 40 को 0 से डिवाइड करो, कितना आता है? 40 को अगर 0 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? बताओ जी। 40 को 0 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? इंफिनिटी आ जाएगा। 120 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1.2। 200 को 200 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1। 280 को 300 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0.933। 360 को 400 से डिवाइड करोगे 0.9। 440 को 500 से डिवाइड करोगे 0.88। और अगर आप 520 को 600 से डिवाइड करोगे
0.866। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता जा रहा है। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? सिंपल सा लॉजिक है। एक पॉइंट के बाद आप सेविंग्स करनी शुरू कर देते हो। एक पॉइंट के बाद आप सेविंग्स करनी शुरू कर देते हो। अगर आप यहां पर देखो, मेरी इनकम 200 की थी, मेरा खर्चा भी 200 रुपए का था, मेरी सेविंग 0 थी। यहां पर अगर आप सेविंग्स कैलकुलेट करोगे तो पहले वाले केस में -40 है, दूसरे वाले केस में -20 है, तीसरे वाले केस में 0 है। पहले मैं अपनी पास्ट सेविंग्स को यूज कर रहा था, पहले मैं असेट्स को बेच रहा था, पहले मैं बोरोइंग्स कर रहा था, मेरी इनकम कम थी, मेरे खर्चे ज्यादा थे। फिर एक पॉइंट आया जब मेरी इनकम और मेरे खर्चे बराबर हो गए। अब एक पॉइंट आया मेरी इनकम मेरे खर्चों से ज्यादा है, तो मेरे पास सेविंग्स निकलकर आनी शुरू हो गई। मेरे पास सेविंग्स निकलकर आनी शुरू हो गई। सर जब आपके पास सेविंग्स निकलकर आनी शुरू हो जाएंगी तो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी? हमेशा फॉल करेगी। आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा क्या करेगी राजा बेटा? फॉल करेगी। एवरीवन, यहां तक मेरी बात क्लियर है सबको? यहां तक मेरी बात क्लियर है सबको? हां सर, आपकी बात क्लियर है। आओ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की। चलो पहले एपीसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। एपीसी से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। बेटा क्या एपीसी 1 से ज्यादा हो सकती है? हां सर हो सकती है। एपीसी 1 से भी ज्यादा हो सकती है। जब हमारी इनकम हमारे खर्चों से कम होगी, जब हमारी इनकम हमारे खर्चों से कम होगी तो एपीसी ग्रेटर देन 1 भी होगी। आपने अभी कैलकुलेट करा था, आपका एपीसी ग्रेटर देन 1 आया था जब आपका खर्चा आपकी इनकम से ज्यादा था। जब आपका खर्चा आपकी इनकम से ज्यादा था तो आपके पास एपीसी ग्रेटर देन 1 भी निकलता है। सर क्या एपीसी इक्वल्स टू 1 होगा? हां होगा। जब आपका कंजम्पशन और आपका इनकम बराबर हो जाएगा, जब आपका कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाएगा तो आपका एपीसी इक्वल्स टू 1 भी हो जाएगा। सर क्या एपीसी 1 से कम भी होता है? हां होता है। जब आपका कंजम्पशन आपकी इनकम से कम होगा तब आपके पास एपीसी लेस देन 1 होगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या मेरा एपीसी कभी 0 हो सकता है? क्या मेरा एपीसी कभी 0 हो सकता है? द आंसर इज नो। एपीसी कभी 0 नहीं होगा। एपीसी 0 होने का मतलब क्या है? एपीसी 0 होने का मतलब क्या है? सर एपीसी के 0 होने का मतलब है कि आपका कंजम्पशन 0 हो जाए। आपका कंजम्पशन 0 हो जाए। तो क्या कभी कंजम्पशन 0 हो सकता है? क्या कभी कंजम्पशन 0 हो सकता है? नहीं, एपीसी कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि एपीसी के 0 होने का मतलब है, एपीसी के 0 होने का मतलब है सर कि आपका कंजम्पशन 0 हो जाए। कह रहा है एपीसी 0 तभी होगा जब आपका कंजम्पशन 0 हो जाए। क्या कंजम्पशन कभी 0 हो सकता है? नहीं, कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। कंजम्पशन तो ऑटोनॉमस होता है ना, हमारे पास तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी होता है। 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी हम खर्चा करते हैं, तो एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसके बाद आपने अगला पॉइंट देखा था कि एपीसी कंटिन्यूअसली क्या करता है बेटा? फॉल करता है। आपका एपीसी कंटिन्यूअसली फॉल करता है विद द इंक्रीज इन इनकम। ऐसा क्यों? एपीसी फॉल करता है विद द इंक्रीज इन इनकम क्योंकि जो प्रपोर्शन ऑफ इनकम है जो आप खर्च करते हो,
जो प्रपोर्शन ऑफ इनकम आप खर्च करते हो वो डिक्रीज होता जा रहा है। प्रपोर्शन ऑफ इनकम जो आप खर्च करते हो वो आपके पास क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। प्रपोर्शन ऑफ इनकम आपके पास हमेशा क्या होता जाएगा बेटा? डिक्रीज होता जाएगा, राइट। अब बात करते हैं बेटा, चलो इसकी बात कर लेते हैं। इफ द इनकम इज 400 एंड द कंजम्पशन इन 250, आप बताओ एपीसी कितना होगा? बहुत टफ क्वेश्चन है बेटा, शायद आपका कैलकुलेटर हैंग हो जाए इस बात का जवाब देते देते, शायद से आपका कैलकुलेटर हैंग हो जाए इस बात का जवाब देते देते कि सर आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा। हाँ जी सर, इसको सॉल्व करोगे तो 0.625 आएगा, आपके पास करेक्ट आंसर 0.63 होगा। देखो इसमें भी देखो कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो ए आंसर दे रहे हैं, डी आंसर दे रहे हैं, सी आंसर दे रहे हैं। ऐसे बच्चों को पता है क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को इस तरीके की बॉटल लेनी चाहिए, बॉटल का ढक्कन लेना चाहिए, इस ढक्कन में थोड़ा सा पानी डालना चाहिए, इस ढक्कन में थोड़ा सा पानी डालना चाहिए और उसी पानी में, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आपको एपीसी का कॉन्सेप्ट बताया है और आप अभी उसमें गलती कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अब बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की। अब बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है भाई। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आपका रेशियो है, किस चीज का? ये रेशियो है चेंज इन कंजम्पशन का, दैट इज डेल्टा सी का, एंड चेंज इन टोटल इनकम का, दैट इज डेल्टा वाई का। चेंज इन टोटल इनकम का और चेंज इन टोटल कंजम्पशन का रेशियो है एमपीसी इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब एक चीज देखना, उसी क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, और इस क्वेश्चन पे हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग जरा डेल्टा सी और डेल्टा वाई निकालते हैं। डेल्टा सी कितना आ रहा है और डेल्टा वाई कितना आ रहा है? डेल्टा सी और डेल्टा वाई कितना आ रहा है? चलो डेल्टा सी और डेल्टा वाई। सर डेल्टा वाई यहां पे निकलेगा 100 माइनस 0, 100, 200 माइनस 100, 100 मैं यहां पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूं अब, ठीक है। 100, 300 माइनस 200, 100, 400 माइनस 300, 100, 500 माइनस 400, 100, 600 माइनस 500, 100। तो आपके पास डेल्टा वाई 100 निकलेगा। डेल्टा सी निकालोगे तो पहले में नहीं निकलेगा। 120 माइनस 40, 120 माइनस 40, 80, 200 माइनस 120, 80, 280 माइनस 200, 80, 360 माइनस 280, 80, 440 माइनस 360, 80, 520 माइनस 440, 80। तो आपके पास डेल्टा सी कितना आ रहा है? 0.80। डेल्टा सी कितना आ रहा है? 0.80। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एमपीसी निकाल दो, तो एमपीसी कैसे निकलेगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई।
हर जगह पे आपका एमपीसी कितना आएगा, यानी आपका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कितना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है 0.80। 0.80 का मतलब क्या है कि हम एडिशनली जो 1 रुपया कमाते हैं उसका 80% हम खर्च करते हैं और 20% हम सेव करते हैं। हम जो भी एडिशनल इनकम अर्न करेंगे उस एडिशनल इनकम का 80% हम खर्च करेंगे और 20% अपन क्या करेंगे बेटा जी, सेव करके चलेंगे। हम वो सेव करके चलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एमपीसी, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एमपीसी। सर एमपीसी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। एमपीसी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। कभी भी एमपीसी 0 से कम नहीं होगा और कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। कभी भी 0 से कम नहीं होगा और कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। एमपीसी विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, अगर आपने एंटायर एडिशनल इनकम कंज्यूम कर ली, मतलब आपका डेल्टा एस, मतलब आपकी सेविंग्स 0 हो जाएंगी, आपका एमपीसी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एंटायर एडिशनल इनकम सेव कर ली, यानी कि डेल्टा सी आपका 0 हो गया, तो आपकी एमपीसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्लीज मेरी बात को ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका एमपीसी जो है वो किसके बीच में आएगा, वो 0 to 1 के बीच में आएगा। एमपीसी हमेशा 0 to 1 के बीच में आएगा। आप जो एडिशनल इनकम कमाओगे, आप जो एडिशनल इनकम कमाओगे, लेट सपोज करो आपने एडिशनल में 100 कमाए, आपने एडिशनल में 100 कमाए, तो क्या होगा, एक्सट्रीम सिचुएशन क्या है, आपने एंटायर एडिशनल इनकम खर्च कर दी, आपने एंटायर एडिशनल इनकम खर्च कर दी। एडिशनल इनकम इज व्हाट, डेल्टा वाई। आपने एडिशनल जो डेल्टा वाई है वो खर्च कर दिया। एडिशनल डेल्टा वाई खर्च करने का मतलब क्या हुआ कि आपने 100 रुपए कमाए थे, आपने पूरे 100 रुपए खर्च कर दिए, यानी कि आपका डेल्टा सी 100 हो गया। अब अगर आप एमपीसी निकालोगे तो एमपीसी आएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि 100 अपॉन 100, यानी कि 1। यह बात समझ में आई। या तो आप क्या करोगे, पोर्शन ऑफ डेल्टा वाई खर्च करोगे। अगर आप पोर्शन ऑफ डेल्टा वाई स्पेंड करोगे, लेट से आपने 100 रुपए कमाए थे और 100 में आपने 75 खर्च कर दिए। आपने 100 रुपए कमाए थे, आपने 100 रुपए में 75 रुपीस खर्च कर दिए। आपने 100 रुपए कमाए थे और आपने 75 रुपीस खर्च कर दिए। तो यहां पर अगर आप एमपीसी निकालोगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, दैट इज 75 अपॉन 100, आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, 0.75। या तो आप एंटायर डेल्टा वाई सेव कर लोगे, या तो आप एंटायर डेल्टा वाई सेव कर लोगे। आपने 100 रुपए कमाए एडिशनली, आपने एक भी रुपया खर्च नहीं किया, आपने सब कुछ सेव कर लिया। एंटायर डेल्टा वाई सेव कर लिया, मतलब आपका डेल्टा सी 0 हो गया। डेल्टा सी 0 होने का मतलब क्या हुआ कि आपका एमपीसी 0 हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्या एमपीसी 0 हो सकता है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। सर क्या एमपीसी 0 हो सकता है? द आंसर इज यस, हो सकता है। सर क्या एपीसी 0 हो सकता है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो एमपीसी है,
आपका जो एमपीसी है वो किसकी बात करता है? वो एडिशनल कंजम्पशन की बात करता है। ये आपके एडिशनल कंजम्पशन की बात करता है। एडिशनल कंजम्पशन 0 हो सकता है, लेकिन एपीसी किसकी बात करता है? ये टोटल कंजम्पशन की बात करता है। क्या टोटल कंजम्पशन कभी 0 हो सकता है? द आंसर इज नो। तो एमपीसी में और एपीसी में फर्क क्या है? एमपीसी एडिशनल कंजम्पशन की बात करता है और एपीसी टोटल कंजम्पशन की बात करता है। एडिशनल कंजम्पशन तो 0 हो सकता है, लेकिन टोटल कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होगा। टोटल कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होगा। टोटल कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होगा। सर अगर हम सारी इनकम विद पास सेविंग एक साथ स्पेंड कर दें तो एमपीसी ग्रेटर देन 1 होगा। नहीं होगा बेटा। एमपीसी चेंज इन इनकम की बात करता है। एमपीसी आपकी चेंज इन इनकम पे बात करता है। एमपीसी मींस इनकम बेस्ड। नहीं विराज, एपीसी भी इनकम बेस्ड है। इन दोनों में फर्क क्या है? एमपीसी एडिशनल खर्चे और एडिशनल इनकम की बात करता है, यह टोटल खर्चे और टोटल इनकम की बात करता है। भाई सिंपल सी बात है यार। तुम्हारे पास एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? तुम्हारे पास एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? सर एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और तुम्हारे पास एपीसी का फॉर्मूला क्या है? एपीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन वाई। ये डेल्टा सी मतलब एडिशनल कंजम्पशन, डेल्टा वाई मतलब एडिशनल इनकम। एडिशनल कंजम्पशन, एडिशनल इनकम। आपका एडिशनल कंजम्पशन कभी भी एडिशनल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। आपका एडिशनल कंजम्पशन कभी भी एडिशनल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। आपका डेल्टा सी आपके एडिशनल इनकम के या तो बराबर होगा या तो ज्यादा होगा। इस बात को याद रखना। आपका डेल्टा सी आपके डेल्टा वाई से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। डेल्टा सी कभी भी डेल्टा वाई से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर डेल्टा सी डेल्टा वाई से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब न्यूमरेटर कभी डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं हो सकता, तो रिजल्ट कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन क्या आपका कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो सकता है? हो सकता है। आपका सी आपके वाई से ज्यादा हो सकता है। आपका सी आपके वाई से ज्यादा हो सकता है। एक बात बताओ, एक गरीब आदमी अपनी एडिशनल इनकम ज्यादा खर्च करता होगा कि एक अमीर आदमी? क्या लगता है? एक गरीब आदमी अपनी एडिशनल इनकम ज्यादा खर्च करता होगा? एक गरीब आदमी अपनी एडिशनल इनकम ज्यादा खर्च करता होगा कि एक अमीर आदमी? ऑब्वियसली एक गरीब आदमी। एक गरीब आदमी अपनी एडिशनल इनकम ज्यादा खर्च करता है एज कंपेयर टू एक अमीर आदमी। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी की जो बेसिक नीड्स हैं वो अभी फुलफिल होनी हैं, उसकी ख्वाहिशें अभी पूरी होनी बाकी हैं। तो गरीब व्यक्ति अपनी इनकम ज्यादा खर्च करता है एज कंपेयर टू अमीर इनकम। सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है। अभी पीछे मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शादी हुई थी, प्री वेडिंग हुई थी, प्री वेडिंग। उन्होंने उस बच्चे की प्री वेडिंग में 120 करोड़ रुपए खर्च करे। मुक्कू भाई ने अनंत की प्री वेडिंग पे 120 करोड़ रुपए खर्च करे। आपको ये 120 करोड़ कितने ज्यादा लग रहे होंगे? मुझको भी लग रहे हैं ये 120 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। ये 120 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, लेकिन जब आप इसको उसकी इनकम का पार्ट देखते हो तो वो शायद से उसकी इनकम का 0.1% है। तो उसने अपनी इनकम का 0.1% खर्च किया है अपने बच्चे की शादी पे। उसने 120 करोड़ रुपए जो खर्च करे हैं वो उसकी इनकम का 0.1% है।
वहीं पे अगर मैं एक आम इंसान की बात करूं, एक मिडिल क्लास बंदे की बात करूं, वो अगर अपने घर पे अपनी बेटी की शादी करता है, लेट से वो अपने पास 20 लाख रुपए खर्च कर देता है, वो अपनी बेटी की शादी में 20 लाख रुपए खर्च कर देता है, और ये 20 लाख उसकी इनकम का कितने परसेंट होता होगा सर? बहुत ज्यादा होता होगा। लगभग मान लो कितना कमा लेता है एक मिडिल क्लास आदमी? 6 लाख 7 लाख। तो वो 300% खर्चा कर रहा है। एक मिडिल क्लास आदमी 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए कमा लेता है, वो अपनी इनकम का 300% तक खर्चा कर रहा है अपने बच्चे की शादी पे। तो फर्क समझ में आ रहा है? अमीर बंदे का आपका एमपीसी हमेशा कम होगा, और गरीब इंसान का, पुअर इंसान का एमपीसी हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है जी? चलो, एमपीसी फॉल करता है विद द सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल करता है विद द इंक्रीज इन इनकम। सिंपल सी बात है, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपका कंजम्पशन उस प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं होता जिस प्रपोर्शन में इनकम इंक्रीज हो रही है। अगर इनकम आपकी 100% से इंक्रीज होती है तो आपका कंजम्पशन 100% से इंक्रीज नहीं होगा, 60% 70% से इंक्रीज होगा। तो ओवर द टाइम जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका क्या होता जाएगा? फॉल होता जाएगा। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा? सर यहां पर बिल्कुल सेम है। आपका डेल्टा वाई अगर आप निकालोगे तो डेल्टा वाई आ रहा है 6000 माइनस 5000। डेल्टा वाई आपके पास आ रहा है 1000, और अगर आप डेल्टा सी निकालोगे तो डेल्टा सी आ रहा है 4600 माइनस 4000। ये आपके पास आ रहा है 600। यानी कि अगर आप यहां पर एमपीसी निकालोगे तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई दैट इज 600 अपॉन 1000 दैट इज 0.60। करेक्ट आंसर होगा आपके पास डी। और मूर्खों की कमी नहीं है, 72% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। 72% सही जवाब नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं 1200 करोड़ रुपए खर्च किए। ठीक है मालिक, 1200 करोड़ सही। ठीक है मालिक, ठीक है, 1200 करोड़ सही। 120 करोड़ मैंने कम बता दिया, 1200 करोड़ की बात कर लेते हैं। चलो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको सेविंग फंक्शन पढ़ा दिया है, तो आप क्या मेरी बात पे विश्वास करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको सेविंग फंक्शन भी पढ़ा दिया, तो क्या आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे? एक बात बताओ, क्या सेविंग्स भी इनकम पे डिपेंड करती हैं? अगर मेरी इनकम बढ़ेगी या मेरी इनकम घटेगी, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ता है और सेविंग्स भी बढ़ती हैं। इनकम के घटने से कंजम्पशन भी घटता है और सेविंग्स भी कम हो जाती हैं। आपकी सेविंग्स भी कम हो जाती हैं। आपकी सेविंग्स भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इनकम का डायरेक्ट रिलेशन है सेविंग्स के साथ भी। इनकम का डायरेक्ट रिलेशन है सेविंग्स के साथ भी। सर अगर आपका इनकम इंक्रीज करेगा तो आपकी कंजम्पशन और सेविंग्स दोनों क्या करेंगी? इंक्रीज करेंगी। ठीक है सर।
ओके सर, ओके। तो मतलब हम ये कह सकते हैं सेविंग्स भी क्या है सर? सेविंग्स का भी इनकम के साथ फंक्शनल रिलेशनशिप है। सेविंग्स का भी इनकम के साथ कैसा रिलेशनशिप है? फंक्शनल रिलेशनशिप है। सेविंग्स इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप विद व्हाट? फंक्शनल रिलेशनशिप विद इनकम। सेविंग्स का भी फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके साथ? इनकम के साथ। अच्छा, अगर मुझे सेविंग फंक्शन लिखना हो तो क्या मैं सेविंग फंक्शन ऐसे लिख सकता हूं? सेविंग फंक्शन इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। सर ये माइनस सी बार क्या है? बेटा ये माइनस सी बार डिस सेविंग्स है। क्या है? डिस सेविंग्स हैं एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ये माइनस का सी बार आपका क्या है? डिस सेविंग्स है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। जब आपके पास इनकम जीरो थी, आपका कंजम्पशन 40 का था, आपकी सेविंग्स माइनस 40 की थी। आपकी सेविंग्स माइनस 40 की थी। मतलब आपका जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, आपका जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है उसी के बराबर आपके पास क्या होती है? डिस सेविंग होती है। उसी के बराबर आपके पास डिस सेविंग होती है। तो अगर मान लो मैं क्वेश्चन में आपको सी बार दे रहा हूं 40 का, इसका मतलब मैं आपको डिस सेविंग्स भी दे रहा हूं। इसका मतलब मैं आपको डिस सेविंग्स भी दे रहा हूं, वो माइनस 40 की है। अगर मेरा सी बार 40 का है तो मेरी सी बार, नेगेटिव सी बार कितने की होगी? मेरे पास डिस सेविंग्स कितने की होंगी? माइनस 40 की होंगी। एवरीवन प्लीज मेरी बात क्लियर करो। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है उतना ही डिस सेविंग होता है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है उतना ही डिस सेविंग होता है। तो जब हम सेविंग फंक्शन लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले माइनस का सी बार आएगा। सर ये वाई क्या है? वाई आपके पास नेशनल इनकम है। वाई आपके पास नेशनल इनकम है। सर ये 1 माइनस बी क्या है? बेटा 1 माइनस बी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला अगर मुझे आपसे जानना हो तो बता पाओगे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला अगर मुझे आपसे जानना हो तो मुझे बता पाओगे? सर कोशिश करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग्स एंड चेंज इन इनकम, दैट इज marginal propensity to save is equals to delta S upon delta Y. It is delta S upon delta Y. Marginal propensity to save is delta S upon delta Y. delta S upon delta Y. अब समझो मेरी बात को। अगर क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि एमपीसी 0.70 है, अगर क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि एमपीसी 0.70 है, तो क्या इसका मतलब क्वेश्चन में तुमको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी दे रखा है? इसका मतलब क्वेश्चन में तुमको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी दे रखा है।
तुम 1 रुपए जो कमाते हो एडिशनली, उसका 0.7 खर्च करते हो। जो 1 रुपया एडिशनली कमाते हो उसका 0.7 खर्च करते हो, तो ऑब्वियस है ना मेरे बेटा, 0.3 आप क्या करते होगे, सेव करते होगे। सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में मान लो तुमको एमपीएस दे दिया जाए, किसी क्वेश्चन में भूले भटके अगर तुमको एमपीएस दे दिया जाए कि एमपीएस 0.25 है, किसी क्वेश्चन में भूले भटके अगर यह दे दिया जाए कि एमपीएस 0.25 है, तो इसका एमपीसी कितना होगा, इसका एमपीसी कितना होगा सर, 0.75 होगा। इसका एमपीसी कितना होगा सर, इसका एमपीसी 0.75 होगा। आप लोग पता है क्या कर रहे हो, जाने अनजाने आपको एक चीज समझ में आ गई है, जाने अनजाने आपको एक चीज समझ में आ गई है कि सर अगर हम एमपीसी और एमपीएस का सम करें तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। जाने अनजाने आपने एक चीज समझ ली है कि आपका एमपीसी और आपका एमपीएस का सम हमेशा इक्वल्स टू 1 होगा। जो एडिशनल 1 रुपया कमाओगे, जो एडिशनल 1 रुपया कमाओगे, वो या तो खर्च करोगे या तो सेव करोगे। सिंपल सा फंडा है। जो एडिशनल 1 रुपया कमाओगे या तो उसे खर्च करोगे या तो उसे सेव करोगे। सर सिंपल सी चीज है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में एमपीसी 1 है तो ऑब्वियस है ना सर, ऑब्वियस है ना कि आपका एमपीएस 0 हो जाएगा। ऑब्वियस है ना कि आपका एमपीएस 0 हो जाएगा। शोएब बेटा कुछ भी हार्ड नहीं है, अगर समझ के चलोगे तो हर चीज समझ में आएगी। समझ के चलोगे तो हर चीज समझ में आएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं बनेगा। अपने मन से पहले डर निकालो। यहां तक मैंने जो बातें करी, क्या वो आपको क्लियर है? यहां तक जो बातें मैंने करी वो क्लियर है? अभी तक तुम जसमीत सर से नहीं पढ़े थे ना, इसलिए तुमको टफ लग रहा था। मैं हर चीज का कॉन्सेप्ट बता के चलूंगा, तुम परेशान नहीं होगे, है ना। हर चीज का कॉन्सेप्ट बता के चलूंगा, तुम बस समझने वाले बनो। तुम अपने माइंड में ब्लॉकेज मत लगाना, अपने माइंड में ब्लॉकेज मत लगाना, तुम्हें हर चीज समझ में आएगी। अब दिमाग में ही ब्लॉकेज लगा दोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम दिमाग में ही ब्लॉकेज लगा दोगे फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर ब्लॉकेज नहीं लगाओगे तो मैं हर चीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और समझ भी आ जाएगी आपको। चलिए, यहां तक बात क्लियर है? हां सर, यहां तक हमें आपकी बात क्लियर है। सर एक क्वेश्चन हो जाए, सर एक क्वेश्चन हो जाए। मान लेते हैं सर हमारे पास नेशनल इनकम दे रखी है, हमारे पास नेशनल इनकम दे रखी है 5100 करोड़ की। हमारे पास ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है, मान लेते हैं 750 करोड़ का। और हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दे रखा है 0.65 का। आपको कैलकुलेट करके बताना है कि हमारा सेविंग का खर्चा कितना होगा। आपको कैलकुलेट करके बताना है कि हमारी सेविंग्स कितनी होगी। प्लीज कैलकुलेट करके बताइए कि सेविंग्स कितनी होंगी। देखो मैं पहले बोल रहा हूं कि चैप्टर में 2-4 क्लासेस एक्स्ट्रा लग जाए तो चिल्लाना मत, है ना। तुमको अगर सिलेबस जल्दी खत्म करना है तो मैं जल्दी भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन अगर तुमको समझ के खत्म करना है तो कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा लगेंगी, है ना। कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा लगेंगी। हम प्लानर के हिसाब से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे सिलेबस, सिलेबस थोड़ा आगे जाएगा। तो इफ यू वांट कि सर प्लानर के हिसाब से खत्म कर दो तो मैं उड़ा देता हूं चैप्टर, भगा देता हूं, रॉकेट बना देता हूं। लेकिन अगर चाहिए कि सर कोई बात नहीं, आप थोड़ी क्लासेस एक्स्ट्रा ले लो,
लेकिन समझा के कार्यक्रम करो, तो इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। ठीक है सर, अगर हमें सेविंग्स निकालनी है तो सेविंग्स विल बी इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। माइनस का सी बार यानी कि माइनस का 750, 1 माइनस बी हमारा एमपीसी है 0.65, मतलब हमारा एमपीएस होगा 0.35 इंटू 5100 माइनस 750 प्लस 0.35 इंटू 5100। इंटू 0.35 माइनस 750 1035 1035। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहूं कि बेटा मेरे को कंजम्पशन बता दो, तो कंजम्पशन कितना होगा? इसी क्वेश्चन में मैं अगर आपसे कहूं कि बेटा मेरे को कंजम्पशन बता दो, विपिन कह रहे हैं सर कितने दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। अभी कैलकुलेट नहीं करा बेटा मैंने, है ना, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन एक बार आप लोग का लॉ की शाम वाली क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो मैं वहां पर थोड़ा सा टाइम आप लोग का एक्सटेंड कर दूंगा, तो हमारी कवरेज इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, एक बारी आपका लॉ का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मैं ये वाली क्लास को आधा पौना घंटा स्ट्रेच कर दूंगा, जो हम 5:30 पे ओवर करते हैं, मैं इसको आधा घंटा 6 सवा 6 बजे तक ले जाऊंगा, सो दैट कि आप लोगों का कंटेंट कवरेज हो जाए, और बीच में ब्रेक भी दे दूंगा, बीच में ब्रेक भी दे दूंगा। अच्छा सर, एक सिंपल तरीका था, आपको पता है कि इनकम किसके बराबर होती है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के बराबर होती है। इनकम आपके पास 5100 करोड़ की थी, सेविंग्स आपके पास 1035 करोड़ की है, तो कंजम्पशन निकल आएगा। क्या आप लोगों ने इतना दिमाग लगाया? क्या आप लोगों ने ये वाला दिमाग लगाया कि आप लोगों ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में पुट कर दिया? बताओ मुझे, क्या आपने ये शॉर्टकट लगाया? सर नहीं, हम भूल गए सर, हम तो भूल गए थे। ठीक है, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है। y आपको पता है 5100 करोड़ का है, s आप निकाल चुके हो, सिंपली आप c कैलकुलेट कर दो, 5100 में से 1035 माइनस कर दो, आपको पूरा लंबा रूट लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा लंबा रूट आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो सेविंग फंक्शन की हमने ये बात कर ली। अच्छा, एक और रह गया है, एक और चीज रह गई है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो गया सर? ये रेशियो होगा, इट इज अ रेशियो बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम, और ये आपका कैलकुलेट कैसे होगा? एपीएस विल बी इक्वल्स टू एस अपॉन वाई, एपीएस विल बी इक्वल्स टू एस अपॉन वाई। ठीक है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एपीएस की करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम एपीएस के करते हैं। क्या एपीएस 1 या 1 से ज्यादा हो सकता है? क्या एपीएस कभी भी 1 या 1 से ज्यादा हो सकता है? द आंसर इज नो। द एपीएस कैन नेवर बी, एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। क्यों बताओ भाई, एपीएस कभी भी 1 क्यों नहीं हो सकता? सर एपीएस के 1 होने का मतलब समझते हो क्या हुआ? एपीएस 1 कब होगा? सर एपीएस 1 होने का मतलब है कि आपकी सेविंग्स 1 हो जाए, मतलब अगर आपकी सेविंग 100 करोड़ की है और आपकी इनकम भी 100 करोड़ की है, तब जाके ये रिजल्ट जो आएगा वो 1 आएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या सेविंग्स कभी इनकम के बराबर हो सकती है?
क्या सेविंग्स कभी इनकम के बराबर हो सकती है? सर नहीं हो सकती। सर ऐसा हो सकता है कि सेविंग्स ना हो लेकिन कंजम्पशन हो। ऐसा हो सकता है कि सेविंग्स ना हो, केवल कंजम्पशन हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कंजम्पशन ना हो, केवल सेविंग हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। एपीएस 1 होने का मतलब क्या है कि आपकी सेविंग्स और इनकम बराबर हो। अगर आप 100 रुपए कमाते हो और 100 रुपए सेव करते हो तभी तो एपीएस 1 आएगा। एपीएस 1 आने का मतलब क्या हो गया? एपीएस 1 आने का मतलब है कि कंजम्पशन 0 हो। अब एक बात बताओ, क्या कंजम्पशन कभी 0 होगा? क्या कंजम्पशन कभी 0 होगा? नहीं सर, कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होगा। तो एपीएस ना तो कभी 1 होगा। अब जब 1 ही नहीं होगा तो 1 से ज्यादा होने की बात नहीं आती। जब एपीएस 1 नहीं होगा तो 1 से ज्यादा होने की बात भी नहीं निकल कर आती। क्या एपीएस 0 हो सकता है? हां सर, एपीएस 0 हो सकता है। एपीएस 0 हो सकता है जब आपकी इनकम और कंजम्पशन बराबर हो। एपीएस 0 कब होगा? जब आपका कंजम्पशन और इनकम बराबर हो, यानी कि जब आपकी सेविंग्स 0 हो तब आपका एपीएस 0 हो सकता है। सर क्या एपीएस कभी नेगेटिव हो सकती है? हो सकती है सर, एपीएस नेगेटिव भी हो सकती है अगर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है। कंजम्पशन अगर इनकम से ज्यादा है तो डिस सेविंग्स होंगी। डिस सेविंग्स मतलब नेगेटिव सेविंग्स। एपीएस राइज करता है विद द इंक्रीज इन इनकम, यह बात हमको पता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग्स बढ़ती है, और जैसे जैसे सेविंग्स बढ़ती है वैसे वैसे आपका एपीएस क्या करता है? राइज करता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मैंने आपको करा दिया, इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। चलो बताओ, आप लोग दिमाग लगाओ और आंसर बताओ। एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना कि लेट से अगर आपकी इनकम लेट से 1000 करोड़ की है और 1000 करोड़ में आपका कंजम्पशन 800 करोड़ का है तो आपकी सेविंग्स 200 करोड़ की है। अब अगर यहां पे आप एपीसी निकालोगे तो C अपॉन वाई यानी कि 800 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 0.8 आएगा। और अगर आप एपीएस निकालोगे तो सेविंग्स अपॉन इनकम यानी कि 200 डिवाइडेड बाय 1000 आपके पास 0.2 आएगा। यानी कि किसी भी सिनेरियो में आप चलोगे तो एपीसी प्लस एपीएस मिलाकर 1 होगा। सर यही चीज आपने एमपीसी के लिए भी बताई थी। हां, आपका एमपीसी और एमपीएस मिलाकर भी हमेशा 1 होता है। तो एपीसी और एपीएस मिलाकर हमेशा 1 होगा और एमपीसी और एमपीएस मिलाकर भी हमेशा 1 होगा। अगर मैं सी को चेंज कर दूं, लेट से मैंने सी को 1800 करोड़ कर दिया, तो मेरे पास सेविंग्स -800 करोड़ की हो जाएगी। मेरी इनकम 1000 करोड़ की थी, मेरा कंजम्पशन 1800 करोड़ का था, तो मेरी सेविंग्स -800 करोड़ की हो जाएगी। तो यहां 1800 हो जाएगा और यहां पे 1.80 आ जाएगा। इधर आपके पास माइनस का 800 हो जाएगा और इधर आपके पास माइनस का 0.8 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट हमेशा क्या निकल कर आएगा? 1 आएगा। अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट हमेशा कहां निकल कर आएगा? हमेशा आपके पास 1 निकल के आएगा। ठीक है। अब अगर आपके पास
पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एपीएस, एपीएस की वैल्यू क्या होगी व्हेन एपीसी इज जीरो। सिंपल है ना यार, एपीसी जीरो है, एपीएस की वैल्यू पूछी गई है इक्वल्स टू 1, तो एपीएस कितना होगा 1 माइनस 0 दैट इज 1। सिंपल। तो एपीएस आपके पास कितना होगा 1। इसे रिपीट कर दो, इसमें रिपीट करने वाला क्या है, इसमें रिपीट करने वाला क्या है दोस्त, मुझे आप ये बताओ ना। मैंने एपीसी निकाला है, एपीसी निकाला है, एपीएस निकाला है। मैंने आपसे कहा है कि जब भी आप एपीसी और एपीएस का सम करोगे वो सम हमेशा 1 आएगा। आप कभी भी चेक कर लेना, आप कभी भी चेक कर लेना, आपका एपीसी और आपका एपीएस हमेशा 1 आएगा। आपने 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं और आपने खर्च 1800 करोड़ रुपए करे हैं। इसका मतलब आपकी सेविंग्स कहां चली गई, नेगेटिव में चली गई। आपकी सेविंग्स नेगेटिव में चली गई, 800 करोड़ की नेगेटिव सेविंग हो गई। भाई वाई किसके बराबर होता है, सी प्लस एस के बराबर होता है। वाई अगर 1000 करोड़ है, कंजम्पशन अगर 1800 करोड़ है, तो सेविंग्स कितनी होगी 1000 माइनस 1800। सेविंग्स आपके पास कितनी आएंगी, -800 ही तो आएंगी, -800 ही तो आएंगी। तो -800 डिवाइड बाय 1000 माइनस का 0.8, 1.8 माइनस 0.8, रिजल्ट हमेशा 1। एपीसी और एपीएस का सम करोगे हमेशा आपके पास कितना निकल कर आएगा, 1 आएगा। ठीक है। बच्चा कह रहा है सर इस क्वेश्चन में तो मामला उल्टा हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि एपीएस 1 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। रियल लाइफ में एपीएस कभी भी 1 नहीं आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है तो क्वेश्चन के हिसाब से निकल रहा है, लेकिन रियल लाइफ में कभी भी एपीएस 1 के बराबर नहीं आएगा। रियल लाइफ में तो एपीसी कभी 0 भी नहीं होगा, रियल लाइफ में एपीसी कभी 0 भी नहीं होगा। तो ये तो क्वेश्चन है ना, ये तो सिर्फ क्वेश्चन है कि आपके पास एपीसी प्लस एपीएस मिलाकर 1 होता है, इस चीज को चेक करने के लिए। एपीसी प्लस एपीएस मिलाकर 1 होता है, इस चीज को चेक करने के लिए। बताइए एपीसी का करेक्ट फॉर्मूला क्या है, एपीसी का करेक्ट फॉर्मूला क्या है। सर वेरी इजी, एपीसी इज सी अपॉन वाई। बताओ इसमें से कौन सी चीज ट्रू है, कौन सी चीज फॉल्स है। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो केवल क्लास में जो आपने पढ़ा है वो नॉलेज को चेक करने के लिए। सिंपल है सर, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है सर। चलिए आज के लिए इसमें इतना रखते हैं, कीन्सियन थ्योरी से हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, कीन्सियन थ्योरी से हम लोग कल वार्तालाप करेंगे, है ना। अदरवाइज डोज ज्यादा हो जाएगी, अदरवाइज आपके लिए डोज ज्यादा हो जाएगी। हमारे पास आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया सर, आज हम लोगों ने जो टारगेट था हमारा कंजम्पशन फंक्शन और हमारा जो टारगेट था सेविंग फंक्शन, ये दोनों हमने निपटा लिए हैं। कंजम्पशन फंक्शन भी निपटा लिया, सेविंग फंक्शन भी निपटा लिया।
अब इसके आगे की जो चर्चा होगी वो आप लोग के साथ कल होगी। प्लस मेक श्योर कि मैंने जितना भी पढ़ाया रिवाइज करके आओगे। मैं जान के इस चैप्टर में थोड़ी थोड़ी कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूं, एकदम से सारा कंटेंट आपको नहीं दे रहा हूं, रीजन बीइंग कि थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। लेकिन आप रोज रिवीजन करते हुए चलोगे मेरे साथ साथ तो आपको दिक्कत निकल कर नहीं आएगी। ठीक है, मैं इसी प्रॉमिस पे क्लास को जल्दी ओवर कर रहा हूं कि आप लोग रिवीजन करके आएंगे। रिवीजन करके नहीं आना है तो मैं पढ़ा देता हूं, रिवीजन करके नहीं आना है तो मैं पढ़ा देता हूं। ठीक है, मैं जान के कंटेंट को थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है और मैं चाहता हूं कि आप जितना पढ़ें उतना रिवाइज करके अच्छे तरीके से दिमाग में रिटेन कर लें। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल।